हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम वकांडा फॉरएवर से जुड़ी दो सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है कि आखिरकार तालोकान के लोग उस पौधे की वजह से म्यूटेट कैसे हो गए, और दूसरा कि क्या अब शूरी वकांडा की क्वीन रहेगी या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस, क्योंकि आंसर वाकई इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि तालोकान के लोग म्यूटेट कैसे हुए, जबकि वो भी बस एक पौधे के पत्तों से बना रस पीकर। तो इसका सीधा आंसर है जेनेटिक म्यूटेशन थ्रू रेडिएशन। आओ मूवी में क्या हुआ वो समझाता हूं। तो तालोकान के इस सस्ते नशेबाजी से पहले हम जानते हैं कि तालोकान जहां पे मौजूद है वो ओशियन बेड वाइब्रेनियम से भरा हुआ था। और इंटरेस्टिंगली शायद समुद्री तल पे मौजूद वाइब्रेनियम ठोस मिनरल फॉर्म में ना होकर के ग्रैन्युलर यानी मिट्टी जैसा हो, क्योंकि ओशियन बेड से कुछ भी निकालने के लिए पूरी ओशियन बेड ही खोद के ऊपर लानी पड़ती है। तो उस वाइब्रेनियम से भरे जमीन पे उगा एक पौधा। अब वाइब्रेनियम बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा। इसका तो हमें अंदाजा था पहली मूवी से, और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो चेकआउट जरूर करना। खैर वाइब्रेनियम रेडियो एक्टिव था, बट इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा ये हमने नहीं सोचा था। वाइब्रेनियम की रेडियो एक्टिविटी इस लेवल पे है कि उससे उगा पौधा भी इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव मिनरल अपने अंदर रखा था जो एक इंसान को म्यूटेट कर दे, वो भी बहुत ज्यादा लेवल पे। अब तुम में से अगर कोई 10वीं क्लास का भी होगा तो उसे ये बेसिक साइंस पता होगी कि रेडिएशन हमारे जीन्स को ऑल्टर कर देता है, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स पे। यानी एक बार अगर तुम रेडिएशन से होने वाले म्यूटेशन का शिकार हुए तो उसके बाद तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी म्यूटेटेड होगी। और नेमर की फैमिली, उसकी माँ और खुद नेमर के साथ भी यही हुआ। वाइब्रेनियम की म्यूटेशन उनके जीन्स को ऑल्टर कर दी, और म्यूटेशन में मिल गया उन्हें एक तोहफा कि वो पानी में सांस ले सकते हैं। अब चूंकि नेमर उस वक्त पैदा नहीं हुआ था तो उस पर म्यूटेशन वाकई बहुत ज्यादा असर डाला, और नेमर बाकी तालोकान वालों से थोड़ा अलग बना। वहीं मैंने जो बताया कि म्यूटेशन हेरिडिटरी बन जाती है, तो इसी तरह कई सारे तालोकान वाले बनते चले गए जनरेशन दर जनरेशन। वैसे क्या ऐसा असल दुनिया में हुआ है? हाँ जी, ऐसा हुआ है। हिरोशिमा में उस एटॉमिक एक्सप्लोजन की रेडिएशन कई फैमिलीज में म्यूटेशन ला दी थी जो आज तक चल रही है। नाउ मेरा सेकंड क्वेश्चन कि अब जब टचाला का बेटा यानी टचाला को दिखा दिया गया है, दोनों का नाम सेम है जो कि ऑफ कोर्स क्राउन प्रिंस है, तो क्या शूरी अब क्वीन नहीं रहेगी? वेल, तो टेक्निकली यस, शूरी अब क्वीन नहीं रहेगी, क्योंकि उसने रिचुअल फाइट से बैक ऑफ कर लिया था। हम सब जानते हैं कि वो रिचुअल फाइट ब्लैक पैंथर के लिए होती है, और ब्लैक पैंथर ही वकांडा का रूलर भी होता है। अब वकांडा के नियम कायदे तौर तरीके क्या हैं, इस पे मैंने एक और वीडियो बनाया है, तो उसे भी चेकआउट जरूर करना। तो चूंकि शूरी रिचुअल फाइट में नहीं आई, तो बाय डिफॉल्ट एम्बाकू बिना किसी ओपोजिशन के वकांडा का नया रूलर बन चुका है। और एम्बाकू को उस रिचुअल फाइट में चैलेंज करने कौन ही आता? तो फिलहाल के लिए द माइट ऑफ जाबारी विल रूल द लैंड ऑफ वकांडा। बट फिर महान बशेंगा के ब्लड लाइन का क्या? तो चूंकि वकांडा का असली वारिस अभी भी जिंदा है यानी प्रिंस टचाला, तो ऑफ कोर्स राजा अब भी वही बन सकता है। बट इसके लिए या तो इन्हें टाइम स्किप लाना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा तरीका ही अपनाना होगा। और एमसीयू की हालत जैसी है, ये पहले ही बहुत टाइम स्किप दे चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये कैंग डायनेस्टी या सीक्रेट वॉर को प्रीटेक्स्ट बना सकते हैं, जहां अपना प्रिंस टचाला बड़े होकर वापिस आए। अब कॉमिक में ऐसा तो हुआ है, बट वो कैरेक्टर अलग था। बट हु नोज कि एमसीयू भी इस टेक्निक को अपना ले, ताकि हम फैंस ज्यादा टाइम तक किंग टचाला से दूर ना रहें। और ये सच में एमसीयू ने भी गजब दिमाग लगाया कि टचाला नाम का कैरेक्टर भी बना रहेगा, और सर चैडविक बोसमैन वाले किंग टचाला को रिकास्ट भी नहीं करना पड़ा। क्योंकि देखो गाइस, वकांडा का फ्यूचर अभी भी टचाला ही है। कहते हैं ना कि शूरी एंड एम्बाकू इज गुड, बट स्टिल वी आरंट डन विथ यू किंग टचाला। पीस।